मित्रों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान की अनोखी परीक्षा की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रामचरण नामक एक किसान था जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती करता और खेतों में जो भी पैदावार होती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ने अचानक उसका पीछा किया। कालीचरण के दोनों बैल एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, लेकिन तीसरे ही दिन दोनों बैल मर गए। यह देख रामचरण के सामने मानो अंधेरा छा गया। वह गांव के बड़े किसानों के पास सहायता मांगने गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, किंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने उसे खरी खोटी सुनाई और यह कहकर चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि उसके जैसे किसान भी खुद मुश्किल में थे और उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। चिंता के कारण रामचरण ने खाना तक छोड़ दिया। यह देख उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैल खरीद सकते हैं। बेटी की यह बात सुनकर रामचरण को गुस्सा आ गया और उसने डांटते हुए कहा, बिटिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? यहां खाने को रोटी नहीं है तो नई जोड़ी बैल मैं कहां से खरीदूंगा? नहीं माना और बोली, पिताजी, मेरी बात मानिए। आप हमारे महाराज देव प्रताप के पास जाएं। उन्होंने कभी किसी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। आपको भी महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। बेटी की बात सुनकर रामचरण के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह बोला, बेटी, तुम सही कह रही हो। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने भी सुना है कि हमारे महाराज बहुत दयालु हैं और दीन दुखियों की मदद करते हैं। मैं कल दरबार जाकर महाराज से सहायता अवश्य मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रामचरण तैयार हुआ और वह राज दरबार के लिए निकल गया। जब राज्य दरबार में महाराज के सामने वह पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? रामचरण ने कहा, महाराज, मैं राजपुर गांव का रहने वाला किसान हूं। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नई बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। महाराज ने कहा, रामचरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूं। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो और एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर रामचरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूं जो खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूं, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है रामचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी के लिए 3 जगह से रिश्ते आए। एक जगह से उसकी मां ने रिश्ता स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने और तीसरी जगह से उसके भाई ने। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारातें आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उस रात लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तीनों लड़के लड़की से ब्याह करने आए थे। उनमें से एक लड़का लड़की की चिता के साथ जलकर मर गया, दूसरे लड़के ने दुख में खाना पीना छोड़ दिया और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि लड़की किसे मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर रामचरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा।
इसके बाद रामचरण अपने घर लौट गया। उसने वही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी। तीनों लड़कों में से एक तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के, उनमें से जिसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे जीवित किया, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन देने वाला पिता के समान होता है। दूसरा लड़का, जिसने लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया, वही उसका पति होगा। उसी को लड़की मिलनी चाहिए। रामचरण उसी समय राजा के दरबार में पहुंचा। उसने वहीं उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह उत्तर सुनकर अचंभित हो गए और रामचरण उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रामचरण को पुरस्कार स्वरूप दे दी। पुरस्कार लेकर रामचरण जैसे ही अपने घर की ओर लौटने लगा, महाराज ने उसे वापस बुलाया और कहा, रामचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान रामचरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहां कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके? कहां आप राजा भोज और कहां मैं गंगू तेली? तब महाराज कहने लगे, रामचरण, माना कि मैं एक राजा हूं और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर रामचरण हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात रामचरण को बताते हुए कहा, रामचरण, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मन चला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरी बेटे की जीवन साथी बने तो अवश्य ही वह भी सुधर जाएगा। अब रामचरण, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो और घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। रामचरण के तो मानो भाग्य ही जाग गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इस राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे राजप्रताप ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वह बहुत क्रोधित होने लगा। असल में वह यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वह टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने रामचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम दामिनी था, से बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह टल नहीं सकता, किंतु वह दामिनी की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ रामचरण को राजकुमार राजप्रताप के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि राजप्रताप मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने दामिनी को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने से मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन दामिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसीलिए मैं राजकुमार राजप्रताप की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर रामचरण भी समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन दामिनी की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, ने आकर खबर दी कि राजकुमार राजप्रताप महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब दामिनी को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र रच रहा है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे गए कुएं से एक सुरंग होकर दामिनी के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ नंद को थी।
राजकुमार राज प्रताप को नहीं। कुछ दिनों बाद ही दामिनी और राज प्रताप की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार राज प्रताप, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं राजपाठ छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूं। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूं। इसीलिए कल तुम्हारा राज्य तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूं। और फिर अगले दिन महाराज ने राजपाठ का त्याग करके ईश्वर की भक्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। पिता के जाते ही राजकुमार राज प्रताप के तेवर बदल गए। उसने फौरन दामिनी को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुरबंती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी कुएं में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि रोज कुएं में उसे भोजन भिजवाया जाए। राज प्रताप देश भ्रमण के लिए निकल गया तो उधर दामिनी कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं में ही बैठी हूं। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर दामिनी अपने पति यानी राज प्रताप का पीछा करने लगी। राजकुमार राज प्रताप जिस नगर में ठहरा, दामिनी ने उसी नगर में एक मकान किराए पर लिया और फूल बेचने वाली का भेष बना लिया। राजकुमार राज प्रताप जब अपने घर से निकलता और उस फूल वाली को देखता तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया। वह उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन राज प्रताप ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूं। यह 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, यह इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर राज प्रताप अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ दामिनी भी एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। इधर राज प्रताप घूमता फिरता अपने मित्रों से मिल मिलाता। कुछ दिनों के बाद राजमहल पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी चाही। नौकरों ने बताया, महाराज रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। राज प्रताप ने हैरान होकर पूछा, वह किस लिए? नौकरों ने कहा, वे कहती हैं कि इतने भोजन में तो एक आदमी का पेट नहीं भरता, तो फिर हम 3 प्राणी कैसे पेट भरे? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगा, मैं तो दामिनी को ही कुएं में छोड़कर गया था, तो बाकी 2 प्राणी कौन हैं? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं, कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर दामिनी को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। जब रस्सी ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर दामिनी के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। राज प्रताप को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा है, किंतु फिर उसे अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में दामिनी से पूछा, यह बच्चे किसके हैं? दामिनी ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हां स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। यह कहते हुए दामिनी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली राज प्रताप के सामने रख दी। जो थैली राज प्रताप ने फूल वाली को दी थी, और फिर दामिनी ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों राज प्रताप को सुना दिया कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर गई और फिर फूल बेचने वाली का भेष धारण करके राज प्रताप से प्रेम संबंध बनाया
उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद राजप्रताप आश्चर्यचकित रह गया। उसने दामिनी की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच दामिनी, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार राजप्रताप ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और दामिनी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राजू। राजू के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। राजू एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो राजू इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु राजू के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। राजू के मामा उसे किताबें लाकर देते। इसके अलावा भी वह समय समय पर राजू की मदद करते रहते थे और राजू भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटा से पीछे ना रहता। वह हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। राजू में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। ऐसा वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा बच्चों से भी ज्यादा काम करें और लोगों के दुख दर्द दूर करें। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी मां को सुनाया तो मां हंसते हुए बोली, मेरी भोली बेटी, तुम यह ख्वाब क्यों देखती हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकती? मां की बातें सुनकर राजू बोला, मां, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बच्चे में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। मां ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकती। लेकिन मां की बात का राजू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में न सिर्फ मां को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी 4 लोग इकट्ठा होते, वह वीरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह ने फौरन राजू को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही राजू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब राजू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बच्चे का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। राजू ने कहा, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए यह जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी मां को सुनाया तो मां हंसते हुए बोली, मेरे बेटे, तुम यह ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? मां की बातें सुनकर राजू बोला, मां, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बच्चे में फर्क ही क्या है?
वह भी मेरी तरह एक इंसान है। मां ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन मां की बात का राजू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में न सिर्फ मां को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी 4 लोग इकट्ठा होते, वह राजू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह ने फौरन राजू को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही राजू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब राजू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। वीरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। राजू ने कहा, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए यह जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। राजू की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, राजू, तुम्हारी यह बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ न बोला। तब राजू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूं, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो राजू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम यह 4 शर्तें पूरी कर लो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर राजू के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहे वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। राजू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला सवाल मान लो। मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक डिब्बा और है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ न निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वह यह कि अपने नगर में एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह काम पूरा करो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो यह राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो राजू ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है।
और वह बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे का मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल, आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली तख्तियां से है, जिनके बिना राज्य नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, यह इस बात का संकेत है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। राजू के जवाब सुनकर बादशाह हैरानी के कारण कुछ भी बोल न सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के मुंह भी देखने लायक थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और बादशाह भी राजू की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, राजू, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वह सचमुच तारीफ के लायक हैं, लेकिन अब भी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे पूरे इलाके की पानी की दिक्कत हल हो सके। तब राजू ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ ही परेशान लहजे में बोला, हां, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। राजू वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी मां को कह सुनाया। जो भी आज दरबार में हुआ था, मां ने पहले तो राजू को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। राजू ने कहा, ऐसा मत कहो मां, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहते हुए राजू घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वह अपने मामा से सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर राजू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। राजू ने कहा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ देंगे, तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। राजू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को इस बात का पक्का विश्वास था कि राजू इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और राजू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि राजू यह काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और राजू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो उसने कहा कि उसने शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच ही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर बादशाह कहने लगा, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह कमाल कैसे हुआ? राजू ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत,
पहले तो इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, और फिर यह समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि राजू उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने राजू को कम समझने की भूल की थी। अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह से राजू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें बादशाह ने राजू के सामने रखी थीं, वह सब राजू ने पूरी कर दी। अब बादशाह मन ही मन में राजू से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वह राजू को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। सिर पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, राजू, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो, बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को बादशाह बनाने में बहुत खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी, जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। राजू अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही राजू भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने राजी को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब राजू ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए राजू के मामा ने उसे आगाह करने का इशारा किया। राजू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा, कुछ सावधानी रखना। राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। राजू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना झर वाला शरबत का प्याला सामने पड़ी मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात थी कि बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, राजू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरे। उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएं। यह एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग राजू की इस बात पर तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि राजू की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान राजू से करने का ऐलान करता हूं और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूं। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद राजू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से राजू अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से इस देश का राजा बन गया। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी खुश रहे। हर हर महादेव।